नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट जुलाई 2025 के लिए हिंदी के सब्जेक्ट के साथ आपके सक्षम प्रस्तुत है। इससे पहले साथियों, हम लोगों ने हिंदी के बेसिक क्लास की 3 अन्य क्लास को देखे हैं, जिसमें आपके बेसिक बातों की चर्चा हुई है और आज का यह वीडियो आपका चौथा नंबर का वीडियो रहने वाला है। साथियों, पहले वीडियो में हमने भाषा को समझा था, भाषा से संबंधित सभी पॉइंट को समझे थे। भाषा अर्जन क्या होता है साथियों, और इससे संबंधित जितने भी पॉइंट आपके एग्जाम में बनते हैं सारा कुछ देखे थे। मातृभाषा की भी चर्चा उसमें हो गई है और साथ ही साथ साथियों भाषा अधिगम के बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसके अलावा जो प्रमुख रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर, सभी कुछ हमने अच्छे से जाना है। आज के इस वीडियो में साथियों हम आगे के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन्हें देखेंगे। साथियों, बेसिक क्लास का यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। आज का यह वीडियो साथियों यहाँ से प्रारंभ होगा भाषा कौशल से। इसे हम लोग अच्छे से जानेंगे। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। उससे पहले आपको बता दें, यदि आप सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए, ताकि यहाँ से साथियों आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सके, अच्छे अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। और वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा साथियों, और कमेंट बॉक्स में साथियों एक प्यारा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। आज का आपका पहला नंबर टॉपिक जो है भाषा कौशल। आपको बता दें 4 प्रकार के कौशल होते हैं। भाषा के 4 प्रकार के कौशल होते हैं। कौन कौन से साथियों? तो सबसे पहले सुनना, आपको इन्हें क्रमवार याद करना है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके लिए ट्रिक भी बताई गई है साथियों, जिसे आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहला जो कौशल है आपका सुनना, दूसरे नंबर का है साथियों बोलना, तीसरे नंबर का है पढ़ना और चौथे नंबर जो भाषा कौशल है साथियों वो है लिखना। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि ये सुनना और साथियों पढ़ना, इसके द्वारा आप किसी भी बात को ग्रहण करते हैं अपने अंदर। ठीक है साथ, यदि कोई शिक्षक या कोई अन्य व्यक्ति साथियों आपको कोई बात समझा रहा है तो उसे आप कैसे समझेंगे साथियों, कैसे अपने अंदर ग्रहण करेंगे? तो या तो सुन के करेंगे या फिर उनकी बातों को पढ़कर करेंगे। इसलिए साथियों इसे गृह्यात्मक कौशल कहा जाता है, जिसके द्वारा हम लोग कुछ ग्रहण करते हैं। ठीक है साथियों, कुछ कौशल सीखते हैं। और उसके अलावा बोल के और लिख के साथियों आप अपनी बात को क्या करते हैं, दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं, अर्थात अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए इस दोनों कौशल का नाम क्या रखा गया है? अभिव्यक्तात्मक कौशल। तो आप लोग साथियों इसे जरूर याद रखिएगा कि सुनना और पढ़ना, जिसके द्वारा हम लोग साथियों ज्ञान को अर्जन करते हैं, ग्रहण करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? गृह्यात्मक कौशल। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और लिख के और बोल के आप अपने बातों को प्रस्तुत करते हैं, दूसरे के सक्षम रखते हैं, इसलिए साथियों अभिव्यक्तात्मक कौशल को कहा गया है। ठीक है, आशा करेंगे कि आपको समझ में आया होगा और साथियों आप इसे नोट करते भी जरूर चलिएगा। आपको बता दें, इसे याद करने की जो प्रमुख ट्रिक है वो है सुवोपली। ठीक है साथियों, जिसके द्वारा आप क्रमवाई इन्हें याद कर सकते हैं। सु अर्थात साथियों सुनना, उसके बाद बो अर्थात साथियों बोलना, तीसरे नंबर पे है पो अर्थात पढ़ना। ठीक है साथियों, और चौथे नंबर पे है ली अर्थात लिखना। ठीक है साथियों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। चलिए उसके बाद एक बार और इन्हें अच्छे से समझ लें। यहाँ पे दिखाया गया है भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम। ठीक है साथियों, जैसे कि बताया गया कि आपको इन्हें क्रम वाइज ही याद करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में साथियों इन्हें क्रम वाइज ही पूछा जाता है। तो आप लोग इसे जरूर याद करिएगा। सबसे पहला कौशल क्या है आपका? सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, उसके बाद लिखना। चलिए उसके बाद आगे के पॉइंट्स देख लें। आगे दिया गया है साथियों कि भाषा के मुख्य 4 कौशल है, जैसे कि आपको बताई गई कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यह भाषा के 4 कौशल है और एकीकृत तो अंत संबंधित है। ये चारों साथियों एक दूसरे से अंत संबंधित है। बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये चारों एक दूसरे से मिला जुला है, एकीकृत है। ठीक है साथियों, चारों साथियों आपस में क्या है? अंत संबंधित है। आप इसे अच्छे से जरूर याद रखिएगा, कोई भी एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, चारों अंत संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है आपका साथियों कि सुनना और पढ़ना आपका ग्रामात्मक कौशल है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं साथियों, किसी भी तथ्य को, किसी भी बात को समझते हैं, ग्रहण करते हैं, अपने अंतर्गत समाहित करते हैं। क्या क्या साथियों? तो सुनने के द्वारा और पढ़ के। ये हम लोग का 2 कौशल प्रमुख रूप से है, जिसके द्वारा हम लोग ग्रहण करते हैं, इसलिए इसका नाम है ग्रामात्मक कौशल। उसके बाद अगला नंबर है साथियों
उसके बाद अगला नंबर है साथियों कि बोलना और लिखना। ये क्या है साथियों? अभिव्यक्तात्मक कौशल है, जिसके द्वारा हम लोग अपने बातों को, अपने साथियों विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? अभिव्यक्तात्मक कौशल। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों, इसे आप लोग याद जरूर रखिएगा। अगला नंबर पॉइंट में कहा गया है कि भाषा शुभोपली क्रम में सीखी जाती है, अर्थात इसी क्रम में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है साथियों, इस क्रम में सीखे जाते हैं। परंतु केवल इसी क्रम में सीखे जाते हैं ऐसे नहीं है, ठीक है साथियों। लेकिन एकमात्र ऐसे ही सीखा जाएगा, यह भी कोई एक निश्चित रूप से तय नहीं है, ठीक है साथियों, कि आप लोग सुनना सीखेंगे उसके बाद ही बोलना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे उसके बाद ही लिखना सीखेंगे, ऐसा कोई निश्चित रूप से तय नहीं है। आप इन्हें आपस में बदल सकते हैं, लेकिन आपको क्रम वाइज ये कौशल याद रखने हैं, ठीक है साथियों। सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है साथियों सुनना। चलिए सुनना क्या होता है और साथियों इससे क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन्हें देख लेते हैं। तो सुनना में साथियों सबसे पहले बच्चों को सुनने का मौका देंगे। एक शिक्षक के रूप में, जैसे कि सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद साथियों आप जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए साथियों एक शिक्षक के तौर पर सुनने का मौका देना है बच्चों को, ठीक है साथियों। क्योंकि सुनने का मौका जब तक आप बच्चों को नहीं देंगे, वे लोग बेहतरीन नहीं सीख पाएंगे। और साथियों जो आपका नकल है साथियों, बच्चे नकल करके जो सीखते हैं, उसमें वे लोग सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए एक शिक्षक के तौर पर आपको बच्चों को सुनने का मौका देना है। दूसरा नंबर तथ्य है बच्चों से शब्दों का उच्चारण करवाना है। किसके तौर पर? तो एक शिक्षक के रूप में साथियों, एक शिक्षक के तौर पर हमेशा आपको उच्चारण करवाना है। बच्चों को साथियों शब्दों का हमेशा क्या करवाना है? उच्चारण करवाना है। उसके बाद साथियों सुनना कौशल में आपका अगला नंबर जो पॉइंट है, कहानी और कविता सुनाना, ठीक है साथियों। एक शिक्षक के तौर पर आपको बच्चों को कहानी और कविताओं के माध्यम से साथियों उन्हें ज्ञान का अर्जन करवाना है। इसलिए उन्हें हमेशा कहानी और कविताओं के माध्यम से पढ़ाना है, सिखाना है, जिससे उसके सुनने का कौशल क्या हो? विकसित हो, विकास हो, ठीक है साथियों। उसके बाद अगला नंबर जो आपका कौशल है वो बोलना है। इससे संबंधित क्या क्या पॉइंट है चलिए देख लेते हैं। कविता का पाठन, ठीक है साथियों, आप लोग कविता का पठन करेंगे, वे लोग बोलना सीखेंगे। उन लोग से करवाएंगे साथियों तो भी वे लोग बोलना सीखेंगे, ठीक है। तो इसे साथियों एक शिक्षक के रूप में आपको प्रमुख रूप से देखना है। संवाद कर सकते हैं, अर्थात वार्तालाप साथियों, वार्तालाप आप कीजिएगा तो बच्चे उससे सीखेंगे साथियों। आपको इसे भी प्रमुख रूप से ध्यान में रखना है। मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं, जिससे उसके बोलने की क्षमता का विकास होगा, ठीक है साथियों। उसके बाद अगले नंबर पॉइंट में दिया गया साथियों, बच्चों से किसी भी विषय पर टिप्पणी करने को कह सकते हैं। किसी भी एक विषय दे देंगे साथियों, जैसे कि गाय पर लेख या किसी पर भी लेख साथियों आप दे सकते हैं, जिससे कि उसके बोलने वाली क्षमता का क्या हो सकता है? विकास हो सकता है। तो आशा करेंगे साथियों बोलना कौशल से आप इतने पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला नंबर जो कौशल है वो है पढ़ना, ठीक है साथियों। क्या कौशल है? पढ़ना कौशल है। तीसरा नंबर का कौशल है साथियों, आप याद जरूर रखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें साथियों, इसी प्रकार से यदि आप चाहते हैं कि आप सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी करें, ठीक है साथियों, ताकि आप बेहतरीन अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके, ये सारा कुछ पीडीएफ साथियों प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक बाय थ्योरी, उसके बाद साथियों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथियों सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको प्राप्त हो तो काफ़ी कम फी में साथियों, चाहे आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, काफ़ी कम फी में केवल 99 रुपये में आप इन्हें पा सकते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के साथियों ऑल सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे टॉपिक बाय थ्योरी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके लिए साथियों आप इस दिए गए नंबर पर कनेक्ट करके केवल 99 रुपये में ये सारा कुछ प्राप्त जरूर कीजिए, ताकि आपका सीटेट जुलाई 2025 का एग्जाम बेहतरीन अंकों के साथ क्वालिफाई हो। तो चलिए पढ़ना कौशल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है, इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं। तो पढ़ना कौशल के अंतर्गत दो प्रमुख रूप से साथियों पठन होता है। क्या क्या साथियों? चलिए इन्हें अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो दिया गया साथियों पढ़ना कौशल को हम लोग वाचन कौशल भी कहते हैं। पढ़ना साथियों अर्थात उन्हें वाचन करना, बोलना, ठीक है, इसके अंतर्गत आएंगे। तो पढ़ना कौशल के रूप में आपको दो प्रमुख रूप से क्या क्या याद रखना है साथियों। सबसे पहले पढ़ना दो विधियों से किया जाता है, एक जो है मौन पठन और दूसरा जो है साथियों आपका स्वस्वर पठन। मौन पठन क्या होता है, स्वस्वर पठन क्या होता है, इन्हें अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो साथियों दिया गया है मौन पठन से बच्चों का ध्यान बेहतर होगा। यदि कोई बच्चा साथियों मौन पठन कर रहा है, अर्थात चुपचाप से साइलेंट होकर पढ़ रहा है, तो उसका जो ध्यान होगा साथियों बोलने वाले पठन से अपेक्षाकृत अधिक होगा, ठीक है साथियों। यदि आप भी मौन पठन कर रहे हैं
तो ये जो सोच और पठन से होगा हमेशा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें पूर्णतः आपका ध्यान पढ़ाई पे होगी। या साथियों जिसे भी आप ग्रहण करना चाहते हैं मौन होके साथियों उसमें पूर्णतः फोकस होगा। ठीक है, तो मौन पठन साथियों सोच और पठन से थोड़ा बेहतर होता है, इसमें ध्यान केंद्रित होता है किसी एक चीज पर, आपको याद रखना है। अगला नंबर पॉइंट है साथियों, इसमें तेजी से पढ़ सकेगा बालक। इसमें क्या होगा साथियों, तेजी से पढ़ सकेगा। आपको साथियों फोर्स करके या दबाव डाल के किसी से मौन पठन या फिर सोच और पठन नहीं करवाना है, लेकिन साथियों आपको इन तथ्यों को जानकारी रखना है, ताकि आपके एग्जाम में यदि इन पॉइंट से आपके प्रश्न बने तो आप साथियों उन प्रश्नों को छोड़कर ना आए। लेकिन साथियों आपको इस बात की भी जानकारी होना चाहिए कि एक शिक्षक के रूप में किसी भी बच्चे को आप फोर्स करके या दबाव डालकर मौन पठन नहीं पढ़ाएंगे या स्वर पठन नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि इनमें जो बेसिक डिफरेंट है साथियों, अंतर है, उन्हें आप अच्छे से समझ के याद जरूर कीजिए। तो अगला नंबर पॉइंट है ज्यादा विषय पढ़ सकेगा। मौन पठन के माध्यम से साथियों क्या क्या इसकी विशेषता है तो आपको समझ में आ गया होगा कि मौन पठन से बच्चों का ध्यान बेहतर होगा, तेजी से पढ़ सकेगा और साथियों ज्यादा विषय पढ़ पाएगा। कम समय में साथियों ज्यादा विषय पढ़ पाएगा, किसकी अपेक्षा, तो स्वर पठन की अपेक्षा। अब स्वर पठन में क्या होता है साथियों, बच्चों का उच्चारण अच्छा हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसकी खासियत क्या है साथियों कि अगर बच्चे बोल बोल के पढ़ेंगे तो उनका उच्चारण साथियों बेहतर हो जाएगा, सुनने और बोलने के कौशल को बेहतर हो जाएगा। ठीक है साथियों, स्वर पठन से रस भी आता है। ठीक है साथियों, यदि बच्चा बोल बोल के पढ़ रहा है तो धीरे धीरे उसमें एक लय आ जाएगी। जैसे कि साथियों किसी बच्चे को कविता पढ़ा रहे हैं या कोई बच्चा कविता पढ़ रहा है तो उसे तो मौन पठन के द्वारा आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके बातों में कोई लय ही नहीं होगी, बात ही नहीं होगी, तो साथियों लय कैसे होगी। इसलिए स्वस्वर पठन की भी अपनी खासियत है, इसमें बच्चों की लय होगा जिसमें रस आएगा। ठीक है साथियों, उच्चारण में सुधार होगी और बोलना कौशल का विकास होगा। तो दोनों ही साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ना कौशल के दोनों जो भाग है मौन पठन और स्वस्वर पठन, दोनों की ही अपनी अपनी खासियत है, आपको अच्छे से समझना है, इन पॉइंट्स को याद रखना है। ठीक है साथियों, ताकि आपके एग्जाम में इनसे प्रश्न बने तो आपसे ना छूटे। उसके बाद साथियों आपका अगला नंबर का कौशल है लिखना कौशल। यह लिखना कौशल आपके चौथा नंबर का कौशल है। चलिए इससे संबंधित बातों को आप अच्छे से समझ लीजिए कि अध्यापिका बच्चे की वर्तनी एवं शुद्धियों को ठीक कराने के लिए श्रुत लेख का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है साथियों, लिखना कौशल का विकास आप कैसे कर सकते हैं, तो अशुद्धियों को ठीक करके और साथियों श्रुत लेख के प्रयोग द्वारा लिखना कौशल का विकास हो सकता है। चलिए इसके भी प्रकारों को साथियों अच्छे से समझ ले। लेखन के प्रकार, तो साथियों लेखन के कई प्रकार है, यहाँ पे भी आपको दर्शाया गया है जिससे कि आपको साथियों अच्छे से समझ में आ सके। तो सुलेख सुंदर लिखना, सुलेख का अर्थ होता है साथियों सुंदर लिखना। लेखन के प्रकार के अंतर्गत पहला जो है आपका सुलेख, जिसका अर्थ होता है साथियों कि सुंदर लिखना। दूसरा है साथियों श्रुतलेख, अर्थात वर्तनी की अशुद्धियों को दूर करना। ठीक है साथियों, लेखन का दूसरा प्रकार है ये श्रुतलेख, जिसमें क्या आता है, अशुद्धियों को दूर करना प्रमुख रूप से आता है। और तीसरे नंबर पे है साथियों अनुलेख। अनुलेख क्या होता है साथियों, इसके द्वारा अक्षरों का अनुरेखन ट्रेस करना आता है। साथियों लेखन के तीन प्रकारों को संक्षेप रूप से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले आपका सुलेख आता है, फिर श्रुतलेख और उसके बाद अनुलेख। तो इस तीनों प्रकार को आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा और क्या होता है इसे भी आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं उसके बाद अगले नंबर टॉपिक पे। अगला नंबर आपका टॉपिक है भाषाई विकार। क्या होता है, चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। साथियों भाषाई विकार का यह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में प्रत्येक बार पूछे ही जाते हैं, तो आप लोग इसे समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भाषा विकार क्या होता है आप इसे समझ लीजिए साथियों। भाषा विकार होता है यदि किसी बच्चे में कोई कमी होता है साथियों, किसी भी प्रकार की कमी हो सकता है, जैसे कि अपेजिया हो सकता है, डिसलेक्सिया होता है, या फिर साथियों किसी और भी प्रकार की कमी हो सकती है। तो एक प्रकार की कमी है जिसके द्वारा बच्चे अक्षम हो जाते हैं। ठीक है साथियों, उसमें बेहतर नहीं हो पाते हैं किसी न किसी रूप में। तो अफेजिया एक प्रकार की भाषा विकार है। क्या होता है इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। अफेजिया के अंतर्गत क्या आता है साथियों, इसे आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अफेजिया के कारण सुनने, समझने और बात करते समय भाषा के प्रयोग में समस्या आती है। इसके अंतर्गत क्या होता है साथियों कि सुनने, समझने और बात करते समय भाषा के प्रयोग में कमी आती है, समस्या आती है। तो अफेजिया एक प्रकार की भाषा विकार है। डिसलेक्सिया है दूसरे नंबर पे साथियों। इसमें क्या होता है कि पठन अक्षमता,
पढ़ने और लिखने में समस्या आती है। डिसलेक्सिया के अंतर्गत क्या आता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है साथियों कि यह एक पढ़ने की अक्षमता है। ठीक है साथियों, जिसके द्वारा बच्चों में पठन क्षमता की कमी होती है, तो पठन अक्षमता को ही डिसलेक्सिया कहते हैं। यह भी एक प्रकार की भाषा विकार है। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, आप लोग इसे याद जरूर रखिएगा। तो आशा करेंगे साथियों ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। चलिए इनसे संबंधित एक प्रश्न ले लेते हैं, ताकि जो भी आपके डाउट्स है सभी कुछ क्लियर हो सके। तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में पूछा गया है साथियों कि पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। पठन वैकल्य में जो बच्चों का प्राथमिक लक्षण क्या है साथियों, यह आपसे पूछा गया है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है कि न्यून अवधान विकार, ऑप्शन नंबर बी में है अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, ऑप्शन सी में है साथियों धारा प्रभाव पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन नंबर डी में है एक ही गतिविषय कार्य को बार बार दोहराना। साथियों पठन वैकल्य में क्या होता है, पठन वैकल्य में क्या होता है, जो आपका डिसलेक्सिया कहलाता है, तो यह होता है धारा प्रभाव पढ़ने की अक्षमता। ठीक है साथियों, जैसे कि आपने आगे पढ़ा भी, समझा भी साथियों कि पठन वैकल्य धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता होती है एक प्रकार की। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, और इसे क्या कहा जाता है साथियों, डिसलेक्सिया कहा जाता है। आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट को देख ले। उसके बाद आपका अगला नंबर पॉइंट है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यह भी है आपका कि शिक्षण त्रिआयामी। यह जो किसने दिया था इस सिद्धांत साथियों कि त्रिआयामी शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको याद रखना है कि जॉन डेवी ने दिया था। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो सबसे पहले साथियों अध्यापक आता है। इसमें अध्यापक सबसे पहले आता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साथियों। उसके बाद केंद्र में इसमें किसको रखा गया है, स्टूडेंट को रखा गया है, विद्यार्थियों को। और साथियों तीसरे नंबर पर विषय वस्तु को, कंटेंट को रखा गया है। किसके अनुसार साथियों, तो जॉन डेवी के अनुसार सबसे पहले अध्यापक, फिर केंद्र में विद्यार्थी, और साथियों तीसरे नंबर पे जो आता है विषय वस्तु को रखा गया है। शिक्षा जो है त्रिआयामी है, यह सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉन डेवी जी ने दिया था। तो आशा करेंगे कि यह भी आपको समझ में आया होगा अच्छे से साथियों। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी याद कर सकते हैं कि शिक्षण जो है त्रिआयामी अवधारणा है। इस सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉन डेवी ने दिया था, जिसमें सबसे पहले आपका अध्यापक आएगा, केंद्र में विद्यार्थी, और साथियों तीसरे नंबर पे आपका विषय वस्तु को रखा जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट को देख ले साथियों। अगले नंबर पॉइंट में साथियों शिक्षण सूत्र दिया गया है, जो सबसे जिसमें सबसे पहले आता है अज्ञात से ज्ञात की ओर जाया जाएगा, मूर्त से अमूर्त की ओर साथियों, सरल से जटिल की ओर। तो साथियों अज्ञात से अर्थात किसी चीज की जानकारी ना होना, फिर उसे जानना, यह शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा। मूर्त से अमूर्त की ओर, बच्चा साथियों, जो एक बच्चा होता है साथियों, सबसे पहले मूर्त चीजों को सीखता है, मूर्त चीजों को देख देख के सीखता है साथियों। मूर्त क्या होती है, तो किसी वस्तु का साथियों चित्र बनाकर उसे देखकर समझाना, पढ़ाना, वो आपकी मूर्त अवस्था हो गई। वही अमूर्त साथियों, जैसे कि बिना वस्तु को दिखाए, बिना वस्तु को स्पर्श किए साथियों उसके बारे में पढ़ाना, यह आपकी अमूर्त अवस्था हो गई। तो साथियों अमूर्त अवस्था में क्या होता है कि बिना उस चित्र को दिखाए बच्चों को समझाना। तो सबसे पहले एक शिक्षक के रूप में आपको मूर्त अवस्था में बच्चों को समझाना है, बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है साथियों, उसके बाद उसे अमूर्त अवस्था में ले जाना है। उदाहरण के तौर पर साथियों, यदि आप छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, यदि गाजर के विषय में पढ़ाना चाहते हैं साथियों, तो या तो उसे गाजर दिखा दीजिए। ठीक है साथियों, गाजर दिखा दीजिए जिससे कि वो बेहतरीन अवस्था में समझ सके, और या फिर साथियों उसके सक्षम गाजर का चित्र प्रस्तुत कर दीजिए। तो यह आपकी मूर्त अवस्था हो गई। वही साथियों आपको बड़े बच्चों को पढ़ाना है, तो उसे साथियों गाजर के बारे में सिर्फ बता दीजिए, समझा दीजिए, वही लोग बड़े आसानी से समझ जाएंगे। क्योंकि साथियों उन्होंने बच्चे अवस्था से बड़े अवस्था में जो हुए, उन्होंने गाजर जरूर देखा होगा। या छोटी अवस्था में साथियों, जैसे कि आप छोटी अवस्था में पढ़ाए होंगे, तो वो लोग गाजर जरूर देखे होंगे, समझे होंगे। तो इसलिए सबसे पहले छोटे बच्चों को मूर्त अवस्था में समझाना है, फिर साथियों उसे अमूर्त अवस्था में ले जाना है। ठीक है, उसके बाद अगला है सरल से जटिल की ओर। साथियों कोई भी विषय हो या किसी भी बच्चों को हो, सबसे पहले आपको सरल अवस्था में उसे अपनी भाषा में समझाना है, चाहे मातृभाषा में हो, चाहे जिस भी भाषा में वो समझे। ठीक है साथियों, उसके बाद धीरे धीरे आपको जटिलता की ओर, कठिन की ओर ले जाना है। तो आशा करेंगे साथियों कि ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। शिक्षण सूत्र के अंतर्गत अज्ञात से ज्ञात की ओर,
अर्थात साथियों जो चीज नहीं जानता है फिर उसे जानकारी हो। ठीक है साथियों। उसके बाद मूर्त से अमूर्त की ओर और सरल से कठिन की ओर। तो यह आपका शिक्षण सूत्र हो गया। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट में क्या कहा गया है इन्हें भी समझ लेते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, जिसके माध्यम से साथियों आप बच्चों को बेहतरीन तरीके से सिखा सकते हैं। तो साथियों यदि आप शिक्षण सामग्री का प्रयोग कीजिएगा तो बच्चे आपसे ज्यादा घुल मिल जाएंगे और साथियों अपेक्षाकृत ज्यादा सीखेंगे। क्योंकि आप जब भी सामग्री का इस्तेमाल करते हैं तो इससे साथियों बच्चों में जिज्ञासा पैदा होती है और वो साथियों जिज्ञासु होकर ललक पैदा करते हैं किसी भी चीज को समझने के लिए, सीखने के लिए। तो क्या क्या होता है चलिए देख लेते हैं। दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री के लिए आप चार्ट पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। श्रव्य सामग्री अर्थात सुनने के लिए साथियों आप रेडियो, इस प्रकार की साथियों चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं सुनने के लिए। ठीक है साथियों। दृश्य श्रव्य सामग्री अर्थात जिसमें कि देख भी सके सुन भी सके तो उसमें टीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूरदर्शी का इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। क्रिया सहायक सामग्री, फील्ड ट्रिप। ठीक है साथियों। यदि आपको पर्यावरण अध्ययन करवाना है तो आप उन्हें फील्ड ट्रिप के माध्यम से बेहतरीन तरीके से सिखा सकते हैं। चाहे आप चिड़ियाघर उन्हें घुमा दीजिए साथियों या फिर किसी भ्रमण वाले स्थान पे ले चले जाइए जिससे कि वे लोग बेहतरीन तरीका से सीख पाए। पर्यावरण से संबंधित बातों को समझाने के लिए साथियों सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका फील्ड ट्रिप है, क्योंकि इसके माध्यम से बच्चे बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। तो आप लोग दिखा के पढ़ाना चाहे तो आप चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सुना के पढ़ाना चाहे तो रेडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथियों दृश्य श्रव्य सामग्री अर्थात जिसमें कि देख भी सके सुन भी सके तो टीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। और क्रिया सहायक सामग्री के लिए आप फील्ड ट्रिप करवा सकते हैं बच्चों को। तो आशा करेंगे कि ये सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए साथियों इससे संबंधित और पॉइंट्स को समझ लीजिए। तो यहाँ पे कहा गया है, क्वेश्चन दिया गया है साथियों, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्या है या प्रयोग क्या है साथियों। तो इसका आंसर दिया गया है साथियों, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षण को और ज्यादा रुचिकर बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, स्वाभाविक भागीदारिता सक्रिय बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है साथियों। सारे शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग साथियों आपको अपने शिक्षण विधि में इसलिए करना है ताकि बच्चा जिज्ञासा और रुचिकर होकर पढ़ सके, प्रभावी रूप से सीख सके, स्वाभाविक रूप से सीख सके, अपनी भागीदारी दे साथियों और सक्रिय बने रहे। ठीक है। तो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग आपको इसलिए करवाना है। चलिए इनसे संबंधित जो आपके प्रश्न बनते हैं उसे देख ले। तो प्रश्न में पूछा गया साथियों, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या है। ठीक है साथियों। यहाँ पे डेश दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि वहाँ पर क्या आएगा। ठीक है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि सहायक होगा, ऑप्शन नंबर बी में बाधक होगा, ऑप्शन नंबर सी में कि निरर्थक होगा, कोई काम का नहीं, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि अनुपयोगी होगा। साथियों जैसे कि आपको बताया गया है कि जो आपका शिक्षण सहायक सामग्री है उसके माध्यम से बच्चों को जो पढ़ाना है यह बच्चों के लिए क्या होगा, उसके विकास में किस प्रकार की भागीदारी अदा करेगा। भाषण क्षमता विकास में साथियों क्या महत्वपूर्ण होगा, बाधक होगा, सहायक होगा या अनुपयोगी होगा। सही उत्तर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस प्रश्न का जवाब साथियों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगले नंबर प्रश्न में पूछा गया आपसे, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा साधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों। प्राथमिक स्तर पर अर्थात 1 to 5 के स्टूडेंट्स के लिए साथियों भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा साधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, इसका भी जवाब साथियों आपको जरूर देना है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी में बाल साहित्य, ऑप्शन नंबर सी में समाचार पत्र और ऑप्शन नंबर डी में दिया है साथियों टेलीविजन। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों। ऑप्शंस आप अच्छे से जरूर देख लीजिए कि कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या टेलीविजन। साथियों प्राथमिक स्तर पर 1 to 5 के स्टूडेंट के लिए भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा साधन सबसे महत्वपूर्ण होगा, इसका भी जवाब आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथियों ये सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न है और आपसे पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग इसी तरह के टॉपिक बाई और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए साथियों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने मित्रगणों तक, अपने सहपाठियों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी सीटेट का एग्जाम बेहतरीन अंकों से क्वालिफाई हो सके। और साथियों ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स और प्रीवियस ईयर के प्रश्न साथ ही साथ प्रैक्टिस प्रश्न के लिए, तो साथियों अपने एग्जाम की कंप्लीट तैयारी के लिए
आप इस दिए गए नंबर पे कनेक्ट अवश्य कर लीजिए, ताकि काफ़ी कम फी में साथियों, काफ़ी कम फी केवल 99 रुपए में आपकी एग्जाम की बेहतरीन तैयारी हो सके। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग इस नंबर पे कनेक्ट अवश्य कर लीजिए, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।